मेरे प्रिय विद्यार्थियों, संविधान का जो एक पाठ था बीच में सर्वोच्च न्यायालय के बाद और राज्यपाल के पहले, उस पाठ को बताना जरूरी था। और वो पाठ है भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, अनुच्छेद 148 से 151 तक का हम लोग पढ़ेंगे। इसको अंग्रेजी में कहते हैं कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। पहली बार ये पद अंग्रेजों के समय दिखाई दिया जब लॉर्ड कैनिंग भारत के वायसराय थे 1857 ईस्वी में। ये पद महालेखा परीक्षक के नाम से, महालेखा परीक्षक के नाम से सृजन हुआ। 1919 के, ध्यान रखिएगा, अधिनियम में स्वतंत्र निकाय के रूप में दिखाई पड़ता है। स्वतंत्र निकाय के रूप में दिखाई पड़ता है। आपको बता दें कि 1950 में इसमें एक शब्द जोड़ दिया गया, नियंत्रक। ध्यान रखिएगा, नियंत्रक अब महालेखा परीक्षक हो गया। नियंत्रक महालेखा परीक्षक हो गया। उन्नीस सौ तिरपन में कितने टाइम तक रहेगा, कितने वर्षों तक रहेगा, तो ये निर्धारित किया गया 6 वर्ष या 65 वर्ष। दोनों में से कोई पहले पूरा करेगा अपने पद से हट जाएगा। यानी 6 वर्ष अपने पद पर रहेगा या 65 वर्ष तक, ध्यान रखिएगा, पद पर। दोनों में से कोई पूरा होगा, हट जाएगा। लगातार इसके बारे में पावर में या इसकी वृद्धि की गई, कर्तव्य में वृद्धि की गई। 1971, ध्यान रखिएगा, 1971 में इसके कर्तव्य, ध्यान रखिएगा, इसके कर्तव्य एवं अधिकार को परिभाषित किया गया। ध्यान रखिएगा, परिभाषित किया गया। ये आपको बता दें कि 1976 में इसमें इसका एक कार्य था लेखांकन का। ध्यान रखिएगा, इसका एक कार्य लेखांकन, लेखों की तैयारी करता था। लेखांकन, लेख मतलब इसका आशय है लेखों की तैयारी, लेखों की तैयारी। यह अब यह कार्य नहीं करेगा, यह बहुत उलझा हुआ काम था, तो ये अब नहीं करेगा। 1984 में, ध्यान रखिएगा, इसकी शक्तियों में वृद्धि की गई। विशेषकर पेंशन और पेंशन जो लाभ है उसको मिलेगा। पेंशन एवं लाभ में वृद्धि की गई। आपको बता दें कि भारत का जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है उसको नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ध्यान रखिएगा, कौन करता है? राष्ट्रपति। और अपने पद पर 6 वर्ष या 65 वर्ष तक बना रहेगा।
दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि इसको उसी रीति से हटाया जाएगा जिस रीति से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हटाए जाते हैं, अर्थात महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा। अर्थात महाभियोग, यह शब्द इसलिए होता है कि आपको क्लियर हो जाए, लेकिन महाभियोग शब्द का इस्तेमाल सिर्फ राष्ट्रपति के लिए किया गया है अनुच्छेद 61 में। तो लेकिन जनरल में बता दिया जाता है कि भाई महाभियोग महान व्यक्तियों पर लगने वाला अभियोग है, तो बहुत टिपिकल है इसको हटाना। अब आखिर में इस पद की क्या ज़रूरत पड़ी, क्यों जो है चीज़ें हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये भी संविधान का शपथ लेता है, राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं जैसे, लेकिन इसके में अंतर है। मंत्री संविधान के अनुसार काम करेंगे और ये संविधान के रक्षक के रूप में शपथ लेता है। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। संविधान के रक्षक के रूप में के रूप में शपथ लेता है। दरअसल ऑडिटर ये जितना भी बही खाता होता है, जितना भी लेन देन होता है, किसी भी मामले का हो, उसको जांच करने का अधिकार इसको है। और आपको आश्चर्य होगा कि इसके अधीन लगभग पूरे भारत में 50,000 से अधिक कर्मचारी काम कर रहे हैं। ये पुराना रिपोर्ट है, आज के डेट में कम से कम 60 से 65,000 कर्मचारी होंगे। तो सोचिए इतना भारी भरकम है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि अनुच्छेद 48 में तो इसका उल्लेख है ही है, मतलब यहाँ तक कि संचित निधि से भी जो धन खर्च होते हैं उसको भी ये जांच करता है। कोई पुल का निर्माण हो रहा है, सड़क का निर्माण हो रहा है, किसी खदान में खुदाई हो रही है, वहाँ पैसा मतलब किसी भी तरह से का आप इस दिमाग में रखिएगा, जो भी बही खाता है लेन देन का, उसकी जांच यही करता है। इसीलिए इसको सुरक्षा प्रहरी के नाम से जाना जाता है। धन कहीं भी खर्च हुआ है, इसको ये रक्षा करता है, इसीलिए संविधान की शपथ लेता है। संविधान का रक्षक के रूप में शपथ देता है कि धन सही खर्च हुआ कि नहीं खर्च हुआ। और इस तरह से ये जांच करके और अपनी रिपोर्ट हर वर्ष राष्ट्रपति को सौंपता है। अनुच्छेद 151 ये हर वर्ष अपनी रिपोर्ट जो ऑडिट किया जाता है उसको राष्ट्रपति को देता है, और राष्ट्रपति जो है उसको संसद के में दोनों सदनों में पटल पर रखवाते हैं। अनुच्छेद 151 में बातें दी गई हैं। इसी अनुच्छेद के तहत राज्यों में, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति रखवाते हैं। राष्ट्रपति को ये रिपोर्ट देता है कौन? भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 51 के तहत। और राज्यों में राज्यपाल करते हैं। राज्यों में राज्यपाल, क्योंकि इसी के अधीन राज्य में भी एक अधिकारी नियुक्त होता है और वह रिपोर्ट देता है राज्यपाल को। तो राज्यपाल जो है उसको विधानमंडल में क्या करते हैं, रखवाते हैं। जहाँ पर केवल विधानसभा है तो वहाँ रखवाएंगे, जहाँ विधान परिषद वहाँ भी। तो सोचिए कि ये राज्य में भी क्या करते हैं कि राज्यपाल कराता है और केंद्र में कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ध्यान रखिएगा, एक चीज़ हम बता रहे थे आप लोगों को, लेखांकन, लेखों की तैयारी, नियंत्रक महालेखा परीक्षक तो मुक्ति है, लेकिन राज्यों में जो लेखा परीक्षक हैं उन्हें लेखांकन का भी तैयार करना है। राज्य के लिए नहीं था, केंद्र में छूट हो गई, मतलब जो केंद्रीय जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक उसके लिए छूट है, लेकिन राज्यों में ऐसा नहीं, वो लेखों की तैयारी करेगा। ये ध्यान देने वाली बात है आप लोगों को। तो सोचिए कि ये कितना काम करता है। दूसरी महत्वपूर्ण बताते हैं आप लोगों को कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक को लोक लेखा समिति का, ध्यान रखिएगा, लोक लेखा समिति, आपको हम पढ़ाए होंगे लेख लेखा समिति। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं और भारत की सबसे प्राचीन समिति है। 15 जो है लोकसभा से होते हैं और 7 किससे होते हैं? राज्यसभा से।
ध्यान रखिएगा, ये आप ऑलरेडी अब पढ़ चुके हैं, लोकसभा और राज्यसभा, तो कुल कितने हो गए? 22। इसे लोक लेखा समिति का मित्र, पथ प्रदर्शक और कह सकते हैं कि उसको सलाह देने वाला भी माना जाता है। तो ये क्योंकि उसका भी यही काम होता है, उसकी सहायता करता है। दूसरी महत्वपूर्ण बता दें आप लोगों को कि भारत का जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक की क्यों जरूरत पड़ी, तो ज़रूरत इस बात की पड़ी कि धन कैसे कैसे खर्च होता है, क्या उसका किस तरह से उपयोग हो रहा है कि दुरुपयोग हो रहा है। इसलिए नेहरू ने भी इसकी तारीफ की। अंग्रेजों के समय तो यह स्थापित ही हो गया था। उसके अलावा अन्य लोगों ने भी इसकी तारीफ की कि ये ज़रूरी है कि जो पैसा खर्च हो रहा है एक स्वतंत्र निकाय द्वारा उसकी क्या हो, जांच हो, और उस जांच के आधार पर ही सरकार को काम करना चाहिए कि यहाँ पर पैसा कितना भेजना है, नहीं भेजना है, और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये अच्छा, राज्य मांग भी कर सकते हैं कि नहीं, इसकी जांच भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के द्वारा किया जाए, ऑडिट कराया जाए, तो उसके आधार पर सरकार भी क्या करती है, उनकी सहायता करती है। क्योंकि पैसा आम जनता का होता है, और अगर कहीं उसका दुरुपयोग हो रहा है तो निश्चित है कि उसको सबसे ज़्यादा नुकसान आम जनता का ही होगा, क्योंकि वो जो भी सुविधाएं मिलती हैं, बनती हैं, वो जनता के पैसे के द्वारा बनता है। अगर उसी में अगर लेन देन में दिक्कत होगी या नहीं काम होगा तो कष्ट जनता को ही उठाना पड़ता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात था। अब आपको बता दें कि ये अपने पद के रिटायर होने के बाद कोई भी सरकारी लाभ के पद पर कार्य नहीं करेगा या कोई अधीन काम नहीं करेगा रिटायर होने के बाद। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। दूसरी महत्वपूर्ण बात बता दें, आप इसको नोट कर लिए होंगे, तो ये जी हमने बता दिया। अब थोड़ा सा इसको मिटाते हैं आप लोगों से कि जो है, तो इनके जो वेतन है, ध्यान रखिएगा, ये हम आपको बता दें, वेतन और जो भी भत्ते हैं वो भारत की संचित निधि दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, भारत की संचित निधि से दिया जाता है। ये संचित जो है निधि है से दिया जाता है, ये ध्यान रखिएगा, संचित निधि से दिया जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात बताते हैं आप लोगों को कि यह रिटायर होने के बाद अभी हम बताए हैं कि अपने किसी भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार का कोई पद पर नहीं रहेगा, और जो धन खर्च होते हैं उसे सुरक्षा प्रहरी के रूप में भी जाना जाता है इसको। और भारत के जो पहले भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन थे, कई बार क्वेश्चन पूछा है, तो वे थे बी नरहरि राव। ये पहले नियंत्रक महालेखा परीक्षक थे। और वर्तमान में ध्यान रखिएगा, ये पूछता है कि वर्तमान में कौन है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, तो ध्यान रखिएगा, इनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। ये नाम जरूर याद कर लीजिएगा। वर्तमान में अर्थात 2021 में कौन है, 2021 में कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू जो हैं ये भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक हैं। तो इस तरह से भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में हमने चर्चा किया कि कैसे कैसे उसकी पद में वृद्धि होती गई, और इसको समान तरीके से नहीं हटाया जा सकता है। और ये भारत के जो धन भी खर्चा होता है, जो भी पैसा खर्च होता है, जो भी लेन देन होता है, इसको कह सकते हैं कि सुरक्षा प्रहरी के रूप में जाना जाता है। वॉच डॉग के नाम से भी जाना जाता है। इसकी आलोचना भी होती है कि ये जासूसी का भी काम करता है,
लेकिन जैसे बोफोर्स मामले में ऐसा हुआ था कि उसने इस तरह से काम किया था। खैर जो भी हो, इस पद की गरिमा के अनुसार इसका काम वही होना चाहिए जो इसको दायित्व मिला है, तो ज़्यादा बेहतर होगा। अन्य कोई काम करेगा तो निश्चित ही इसकी आलोचना होगी। तो हमें लगता है कि यह पद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है भारत के इतिहास में, कि जो भी धन इत्यादि खर्च हो रहे हैं वह उसको सही मद में हो, सही जगह हो, ताकि हमारे देश का हर तरह से क्या हो, विकास हो। तो इस तरह से एक टॉपिक को मैंने समाप्त किया। छोटा ही टॉपिक था लेकिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। और अगला जो टॉपिक हमारा अब होगा वो संविधान का जो भी पार्ट आगे बचा है, जैसे पंचायती राज व्यवस्था है, निर्वाचन है, ये आगे के टॉपिक में हम पढ़ाएंगे। धन्यवाद।